दीवान जी और छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति का जो भी विरोध करेगा, उपेक्षा करेगा, उसका विनाश होगा। कविता का पाठ उन्होंने किया रायपुर में आज़ाद चौक में, तो अपना पूरा का पूरा जो माला था उसको ले करके हरिवंश राय बच्चन ने दीवान जी को पहना दिया। इस घटना को जानना चाहिए दुनिया को। और कहा कि मैंने ऐसा विलक्षण कवि नहीं देखा। दीवान जी छत्तीसगढ़ हैं। जैसे कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया कह दिया गया था, मैं कहता हूं कि दीवान जी ही छत्तीसगढ़ है। मैं उनको नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा महान संत जिनकी विद्वता का लोहा मानते बड़े बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, पर दुर्भाग्य ऐसे ज्ञानी संत के स्वर्गारोहण के बाद उनके ही लोग उनके वजूद को धूमिल करने में जुटे हैं। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी एवं विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज 24। बात करते हैं धर्म, संस्कृति एवं साहित्य की त्रिवेणी संगम ऐतिहासिक नगरी राजिम की, जहां 1 जनवरी 1945 में जन्मे क्षेत्र के महान संत प्रकांड बहुभाषी ज्ञानी अमृतानंद सरस्वती, जिन्हें लोग संत कवि पवन दीवान के नाम से जानते हैं, जिनके देह त्याग के बाद अपने पीछे सैकड़ों एकड़ कीमती जमीन एवं करोड़ों की विरासत छोड़ गए, पर दुर्भाग्य उनकी स्मृति के धरोहर की कोई गत नहीं। हालांकि पिछले एपिसोड में हमने आपको उनके 2 बड़े आश्रमों की बहाली की जमीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास किया। अब हमारी अगली एपिसोड में देखें, जहां एक खास स्थान में उनके प्रिय सखा छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा से मुलाकात हुई। हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना या आहत पहुंचाना नहीं है। संत पवन दीवान जी वाकई एक भोले ब्रह्मचारी तथा बहुआयामी प्रतिभा के विलक्षण व्यक्तित्व वाले आदि पुरुष थे। साथ प्रकांड भगवताचार्य एवं पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम शंखनादक माने जाते हैं। इस पावन धरा को माता कौशल्या का मायका, प्रभु श्री राम लला का निहाल के कारण भांजा का सम्मान की गरिमा संत जी ने ही एहसास दिलाया। और इस पावन धरा क्षेत्र से जितने भी साहित्यकार, विचारक, पत्रकार एवं प्रखर जननायक देखने को मिल रहे हैं, ये सब का बीजारोपण भी संत जी का ही देन है। दुर्भाग्य इतनी विपुल संपदा एवं अनगिनत शिष्यों के रहते उनकी स्मृति की धरोहर धूमिल होते जा रही है। बस इसी की हमें तकलीफ है। और हमने जो देखा, जो पाया, जो लोगों ने बताया, अपने चैनल के माध्यम से आईने की तरह साफ आपको दिखाने का दुस्साहस किया। इसमें हमारी चैनल की कोई व्यक्ति विशेष दुर्भावना या स्वार्थ निहित नहीं है। जिस किसी को ठेस लगी हो, संत जी की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए सिस्टम को सुधारें एवं हमारी चैनल को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। हमारी खोजी एवं विश्वसनीय खबर के अंतर्गत पिछले एपिसोड दीवान जी छोड़ गए अरबों की संपत्ति में आपने देखा संत अमृतानंद सरस्वती के मृत्यु उपरांत उनके दोनों आश्रम राजिम स्थित सोन तीर्थ घाट के सामने ब्रह्मचर्य आश्रम एवं निज निवास किरवई आश्रम की क्या दुर्दशा हो चुकी है। हमने पूरी जमीनी हकीकत को परत दर परत दिखाने का गुस्ताखी किया। वहीं हमारा अगला पड़ाव था किरवई सरहद के अंतिम छोर में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसे ग्रामीणों ने स्वर्गीय पवन दीवान जी की स्मृति में नामकरण करवाया था। यहाँ देखा चाहने वालों ने संत जी का प्रतिमा स्थापित किए थे, जिनके समक्ष दर्जनों साहित्यकार उपस्थित थे। प्रतीत होता मानो विश्व का मात्र एक आदमकद संत पवन दीवान जी की यह प्रतिमा हो। वहीं युवा साहित्यकार श्रवण कुमार साहू ने मंची संचालन में त्रिवेणी संगम साहित्य बैनर तले 1 जनवरी दीवान जी की स्मृति में अतिथि सम्मान एवं विचार गोष्ठी का कार्यक्रम करवा रहे थे। लेशमात भी न क्लेश था कि ब्रह्मचर्य तपस्वी का जीवन संयमित और सन्यासी था।
कि ब्रह्मचर्य तपस्वी का जीवन संयमित और सन्यासी था, सीधा साधा उनका जीवन मानो तो मथुरा काशी था, मानो तो मथुरा काशी था। अरे जिनका जीवन त्रिवेणी की धारा सी, उनका जीवन अति विशेष था। देखिए, हमने पूरा नयापाड़ा राजिम से लेकर के किरवई तक से हमने भ्रमण किया। संत जी के कार्यक्रम के लिए हम काफ़ी उत्साहित है कि कहीं पे कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा करके, लेकिन दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के प्रथम शंखनादक, जो पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम शंखनादक संत थे अमृतानंद जी सरस्वती, जिसे पवन दीवान के नाम से जाना जाता था। उनके जीवन काल में काफ़ी लोगों का आना जाना रहा, मैं भी उनके सानिध्य में काफ़ी रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमने जब राजिम के उनके आश्रम को देखा तो वहाँ पे भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। हमने अनिल तिवारी जी से भी बात किया, जवाब दे नहीं पाए, वहाँ पे भी स्थिति बिगड़ी हुई है। जब हम यहाँ किरवई के जब आश्रम में गए, जहाँ पे उनका अधिकांश समय बीता था, वहाँ पे भी हमने देखा कि उनके स्थान जो है काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। किसी भी संत के जाने के बाद उनकी जो निवास होता है उसका काफ़ी देख रेख किया जाता है, उनके शिष्यों के माध्यम से किया जाता है, क्षेत्रवासियों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन तकरीबन 100 एकड़ की भूमि होने के बावजूद यहाँ पे पता नहीं वो संपत्तियाँ किसके हवाले जा रही है, उनकी सारी स्थिति काफ़ी जीर्ण शीर्ण है। पहला हमने मूर्ति देखा यहाँ पे इस स्कूल में, धन्य हो गए हम जो संत जी का हमने मूर्ति यहाँ पे देखा। और आज हमने देखा यहाँ पे काफ़ी हमारे गुरुजन लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जो आज उनके याद में एक भव्य आयोजन कराने की तैयारी में। श्रवण जी बताएंगे सबसे पहले कि आप साहित्यकार भी हैं, संत जी के बारे में क्या कहेंगे और आखिर ये दुर्दशा क्यों हो रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। संत कवि पवन दीवान जी हमारे न केवल अंचल के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के और मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष के अग्रणी संतों में उनकी गिनती होती है, जो न केवल एक संत थे बल्कि संत के साथ साथ एक बहुत अच्छे साहित्यकार और प्रखर मानस के और भागवताचार्य के रूप में जाने जाते रहे हैं। और न केवल समाज सेवा बल्कि समाज सेवा के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी जहाँ भी गए उन्होंने अपने धर्म के साथ साहित्य और साहित्य के साथ हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम का डंका बजाया। चूँकि किरवई उनका गृह ग्राम है और गृह ग्राम में हम लोग दीवान जी के जाने के बाद त्रिवेणी संगम साहित्य समिति के बैनर तले और ग्रामवासियों के पूरे सौजन्य से सहयोग से लगातार 4-5 वर्षों से यह कार्यक्रम कर रहे हैं आदरणीय। और आज उसी का एक कहा जाए कि सहयोग ऐसा मिला ग्रामवासियों का कि आज आप देख रहे हैं आदरणीय संत कवि पवन दीवान जी की प्रतिमा बन करके तैयार हुई है, जिसका लोकार्पण पिछले सत्र हमारे जो मंत्री महोदय आदरणीय रविंद्र चौबे जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। और हम लोग कृत संकल्प हैं कि दीवान जी के जो कार्यों को जन जन तक पहुंचाए, इस हेतु यह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बताया जा रहा है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी उनकी मूर्ति देखने को नहीं मिली, जिस बारे में हमने उन बातों को भी कहा है। आज सौभाग्य की बात है कि स्कूल में उनकी प्रतिमा देखने को मिली। लेकिन बताएंगे संत जी की जो मूल स्थान है जहाँ पे उनका समय बीतता था, वो काफी जीर्ण शीर्ण क्यों है? अब इसमें ऐसा है कि जो भी व्यवस्था देख रहे हैं आश्रम की, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, कि उनका जो भी रहने की जगह है या उनका आश्रम है तो उसकी व्यवस्था देखने की पूरी जवाबदारी उनकी बनती है। और इन सब स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने, ग्रामवासियों ने सब हमने चर्चा किया और निर्णय किया कि उनका गृह ग्राम है और यह स्कूल जो है उनके नाम पर भी है, तो यहाँ पर एक प्रतिमा उनकी स्थापित की जाए। और इस प्रतिमा को स्थापित करने में पूरे ग्रामवासियों ने और उनके जितने भी शिष्य थे सभी ने अपना बराबर सहयोग दिया है। और यह जो कार्यक्रम है इसको हम अब निरंतर अब प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में उनकी जयंती को हम हर साल मनाएंगे, ऐसा एक संकल्प हम लोगों ने लिया है और जिसमें सभी का सहयोग बराबर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से उनकी जीवन शैली की अलग जगाने के लिए सरपंच महोदय भी तत्पर हैं। आदरणीय, आप बताएंगे संत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके जीवन के बारे में? छुटपन से उनके स्नेह का पात्र था और लगभग एक ही उम्र के लोग हैं हम लोग। वो उनका अंतिम जो 15 वर्ष था आखिरी जीवन का, वो माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, भगवान श्री राम यहाँ के भांजे हैं। इस बात को लेके उन्होंने जो काम किया उसी का प्रतिफल है कि यहाँ 2011 में जब राष्ट्रपति आए हम लोग को पुरस्कृत करने छत्तीसगढ़ शासन के पुरस्कार समारोह में, तो वहाँ उन्होंने कहा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने, कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है और भगवान श्री राम यहाँ के भांजे हैं। इस बात को राष्ट्रपति ने पहली बार कहा और ये सिर्फ पवन दीवान जी के प्रयास के कारण कहा।
दूसरी बात ये कि ऐसे लोग, ऐसे विलक्षण लोग दुनिया में कम पैदा होते हैं। छत्तीसगढ़ मूल्यांकन करने में हमेशा कमज़ोर रहा है। छत्तीसगढ़ अपने लोगों का मूल्यांकन कम करता है, बाहरी दुनिया का मूल्यांकन ज़्यादा करता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को नुकसान होता है, छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं बनती। अगर पवन दीवान जी दूसरे क्षेत्र में होते, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तरांचल में होते तो उनकी जैसी पूजा होती और संसार में जैसा उनका नाम होता वो यहाँ नहीं हुआ। इसलिए कि छत्तीसगढ़ अपने को प्रोजेक्ट करना नहीं जानता, अपने लोगों को बड़ा बनाना नहीं जानता, अपने लोगों की महिमा को गाना नहीं जानता, इसलिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। और इसीलिए देश के पूरे तमाम प्रांतों के लोग आकर के छत्तीसगढ़ का वर्चस्व छीनते हैं, स्वाभिमान छीनते हैं, जिसके लिए उन्होंने लिखा था कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ है पर एक कमी है स्वाभिमान की, मुझसे सही नहीं जाती है ऐसी चुप्पी वर्तमान की। मेरा सिर्फ एक बड़ा दुख है तुम्हारा चुप रहना, ये भी उन्होंने लिखा है। चुप, छत्तीसगढ़ का आदमी ना बोलना जानता है, ना अपने को प्रोजेक्ट करने जानता है, ना अपने धन की कीमत जानता है, ना स्वाभिमान की कीमत जानता है, ना गुण की कीमत जानता है, ना अपने लोगों की कीमत जानता है। वो दूसरों को देखता है। आज मैं हूँ अकेला आदमी मेरे चारों तरफ के लोगों में कि मेरे पिताजी को, मेरी माँ को और मेरे परिजनों को लेकर मैं राजिम ही आता हूँ, और मैं वसीयत कर चुका हूँ कि मैं राजिम में ही मेरा अंतिम संस्कार होना चाहिए। दूसरी बात ये कि दीवान जी जितने विलक्षण व्यक्ति थे उसका मूल्यांकन मैंने 2-4 किताबें मेरी लिखी हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। और वो एक ही दीवान जी के बहुत सारे गुण थे, उसका एक ही गुण होता है एक आदमी का। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन केवल कवि थे, कवि होने के नाते संसार में पूजे गए जा रहे हैं। लेकिन दीवान जी जब यहाँ पर उनकी उपस्थिति में कविता का पाठ उन्होंने किया रायपुर में आज़ाद चौक में, तो अपना पूरा का पूरा जो माला था उसको ले करके हरिवंश राय बच्चन ने दीवान जी को पहना दिया। इस घटना को जानना चाहिए दुनिया को। और कहा कि मैंने ऐसा विलक्षण कवि नहीं देखा। उन्होंने उसी समय शास्त्री जी के निधन पर जो काव्य पाठ किया तो बच्चन जी की आंखों से आंसू आने लगे। और इतने विलक्षण व्यक्ति थे कि कविता का मंच लेकर के जब वो लाल किले में गए तो पहले आदमी थे जो लाल किले में उन्होंने कविता का पाठ किया, वो पहला छत्तीसगढ़िया था। और दूसरी बात है कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों सिद्ध थी। वो अंग्रेजी और संस्कृत के भी पंडित थे, उनके जैसा मैंने संस्कृत का पंडित नहीं देखा। उनका जो अंतिम समय था बहुत निराशामय बीता, क्योंकि जिस क्षमता के आदमी थे वो छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ जब याद करेगा और जो भी उसको याद करेगा उसका कल्याण होगा। उसका उदाहरण मैं हूँ, मेरा जितना कल्याण हुआ है दीवान जी के आशीर्वाद से हुआ है। और जिसको भी अपना कल्याण चाहिए, छत्तीसगढ़ को भी अपना कल्याण चाहिए, तो दीवान जी का उनको सम्मान करना होगा, दीवान जी की स्मृति को बनाए रखना होगा। मैंने अभी 4 तारीख को नवंबर को ये बात कहा था कि दीवान जी और छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति का जो भी विरोध करेगा, उपेक्षा करेगा, उसका विनाश होगा, ये मैं बोला था। और मैं देख रहा हूँ कैसा हुआ है। और मेरा विश्वास है कि दीवान जी छत्तीसगढ़ हैं। जैसे कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया कह दिया गया था, मैं कहता हूँ कि दीवान जी ही छत्तीसगढ़ है। मैं उनको नमन करता हूँ। यह अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस प्रकार से एक बुद्धिजीवी के संपर्क में जब आते हैं तो समझ में आता है कि दीवान जी और कितने बुद्धिमान रहे होंगे। वास्तव में दीवान जी संपूर्ण ज्ञान के स्रोत थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, भी आपने सुना कि उनके साथ सखा रहने वाले, उन्होंने सारी बात को बताया, उनकी जीवन की सारी शैलियों को बताया कि किस प्रकार से राजनीति से लेकर के, मंच से लेकर के आम जनता तक से, और यहाँ पे तक कहा जाकर धार्मिक कार्यक्रमों में भी उनका किस प्रकार से योगदान रहा करता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज छत्तीसगढ़ में अच्छे लोगों की, जो मूल निवासी होते हैं, उनकी कोई परख नहीं है। और वास्तव में सही कहा है, जब तक से दीवान जी को सम्मान नहीं मिलेगा और सम्मान में जो जो रोड़ा बनेंगे उनकी पतन होना निश्चित है।